विद्यार्थियों, हमने अभी तक जितने भी आंदोलन पढ़े, जितने भी आंदोलनों के बारे में अध्ययन किया, वे सभी आंदोलन भारत में आर्थिक विकास मॉडल अपनाए जाने के बाद के, मतलब भारत की आज़ादी के बाद जब आर्थिक विकास मॉडल अपनाया गया तो उस सब के बाद ये आंदोलन हुए हैं। तो इन सब से हम ये कह सकते हैं कि ये सभी आंदोलन इस मॉडल इस जो ये मॉडल था उस पर एक बहुत बड़ा सवाल या प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे चिपको आंदोलन में पर्यावरण की समस्या को सामने लाया गया। BKU द्वारा किया, जो भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया गया जो आंदोलन था, उससे कैसे किसान की समस्याओं को, किसान की जो कृषि क्षेत्र में समस्याएं थी उसको सरकार ने कैसे अनदेखा किया, तो उसके लिए आंदोलन किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन, कैसे सरकार ने भले ही नाम खुश मन से, लेकिन उसको पाबंदी लगानी पड़ी, ताड़ी पर पाबंदी लगानी पड़ी, क्योंकि कैसे ये हमारे समाज के आदमियों पर गलत असर डाल रही थी, कैसे उनका शारीरिक और मानसिक रूप से उनका शोषण हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस मदिरा के लत में इतना खुद को बर्बाद कर चुके थे कि वे अपना शोषण खुद ही अपने हाथ से कर रहे थे। और इसमें इन सभी में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी घर की महिलाओं की, क्योंकि उन्हें सब देखना पड़ता था, उन्हें बाहर का काम, घर का काम, उन्हें आदमियों द्वारा जो भी शोषण, उन पे मारपीट हो रही थी, वो सब उन्हें सहन करना पड़ता था। तो ये कैसे ये हमारे समाज की एक कुरीति को दर्शाता है कि कैसे एक कुरीति हमारे समाज के आदमियों पर कितना बुरा असर डाल रही थी। वहीं हम दलित पैंथर्स का आंदोलन देखें तो उससे हम कह सकते हैं कि कैसे हमारे समाज में एक वर्ग जिसने कोई गलती नहीं की, जिसका कोई अपराध नहीं था, लेकिन क्योंकि वो पिछड़ी जाति से था, वो पिछड़े जाति से बिलोंग करता था या आता था, तो उसे कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार, उसके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा था। तो ये सभी आंदोलन इस आर्थिक जो विकास जिससे हम भारत का विकास कह रहे थे, जिसे हमें भारत का विकास चाहिए था, तो ये उस मॉडल पे एक बहुत बड़ा चिन्ह खड़ा करते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्ग के लोग अपनी समस्याओं को लेकर बहुत दुखी थे और वो उस दुख को प्रदर्शन करने के लिए वे ये आंदोलन कर रहे थे। उन्हीं आंदोलनों में से एक आंदोलन और है, वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में आप सब जानते होंगे। ये नदी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं फिर से बोलूंगी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इस नदी का विकास के लिए नर्मदा घाटी परियोजना बनाई गई। ठीक है, अब इस परियोजना के तहत 30 बड़े बांध, 135 मझले बांध, मतलब बीच के जो बहुत बड़े ना हो या बहुत छोटे ना हो, मझले बांध, और 300 छोटे बांध बनाए जाने थे। इसमें यह भी था कि गुजरात में एक सरदार सरोवर परियोजना बांध और मध्य प्रदेश में एक नर्मदा सागर बांध बनाया जाएगा। तो ये दो बांध होंगे जो गुजरात में और मध्य प्रदेश में बनेगा, ये दोनों बड़े बांध में से थे। ठीक है, तो बांध के समर्थक आए, जैसे हर कोई भी काम होता है तो उसके पक्ष में लोग बोलते हैं, विपक्ष में बोलते हैं, तो बांध के समर्थक में बहुत लोग थे। उन लोगों का कहना था कि इससे कई समस्याएं, जैसे बाढ़ की समस्या, शुद्ध पानी की समस्या कि पानी पीने को मिलेगा, शुद्ध पानी पीने को मिलेगा, बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी, और किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वे उसके लिए उनकी जरूरत पूर्ति होगी। बिजली की उसको और बड़े मात्रा में बनाया जा सकेगा, उसका और प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये समर्थकों का उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, लेकिन उसी में इस बांध को बनाने के लिए कई गांव के लोगों को बेघर होना था, क्योंकि ये बांध जब बनता तो कई गांव के लोग डूब जाते। ये देखा गया कि कुछ इसमें आंकड़े भी सामने आए कि 250 घर बर्बाद हो जाते, जिनमें से 2.5 लाख लोग को अपना घर त्यागना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि एक बड़े पैमाने पे लोगों को अपने घरों को त्यागना पड़ रहा था।
और साथ ही साथ जो पर्यावरण रूपी समस्याएं थी, क्योंकि आखिर बनता तो इसमें कई बड़ी बड़ी मशीनें आती, बड़े बड़े काम चलते, तो इससे पर्यावरण को भी समस्या था। ठीक है, तो इन सब लोग जो इससे प्रभावित थे, क्योंकि उनका प्रभावितों का कहना था कि ठीक है भारत का विकास हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें हम ही क्यों अपना त्याग, अपना बलिदान दें। मान लीजिए आपके घरों के आगे और ये कहा गया कि आपके घरों को तोड़ के हाईवे बनाया जाएगा, ठीक है, तो उससे भारत का विकास होगा, उसमें कोई सवाल नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप भी तो ये सोचेंगे ना कि आखिर हम ही अपना घर क्यों त्यागें, हम ही को ये बलिदान क्यों देना पड़े। तो वो उन गांव के लोगों की भी समस्या थी कि आखिर उनको ही अपने घरों का बलिदान क्यों देना पड़े। तो ये लोग मिलके एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में क्योंकि समस्या गंभीर थी और आखिर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपना घर छोड़ना था, अपने घरों का त्याग देना था, तो कई सारे एनजीओ यानी स्वयंसेवी संगठन ये भी आके इस आंदोलन में जुड़े। ये आंदोलन काफी बड़े पैमाने पर गया, ठीक है, काफी बड़ा आंदोलन हुआ और इसी आंदोलन का नाम दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें भी दो पक्ष में लोग आए, एक विपक्षी और जो एक इसका समर्थन कर रहे थे, ठीक है। और क्योंकि दोनों ही पक्ष की बातें उनके हिसाब से सही थी, उनको लग रहा था कि ये उनके हिसाब से ये बातें सही हैं, तो पहले विरोधियों का तर्क सुनते। तो ये वाद विवाद लंबा चला, तो पहले विरोधियों का तर्क सुनते हैं। अब देखो, विरोधियों का कहना था कि इस पे जितना भी ये, क्योंकि बांध है, ये जो दो बांध बनेंगे, ये इसमें मतलब नेचुरल सी बात है कि इसमें खर्च बहुत आएगा। तो उनका ये कहना था कि आखिर जो भी इसका खर्च आएगा उस खर्च का अध्ययन होना चाहिए, उस खर्च का पूर्ण रूप से और कायदे से उसका अध्ययन होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर समाज में इससे कितने लोगों को नुकसान होगा, इसका प्रभाव कितने लोगों तक पड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरी बात कही गई कि जो इस बांध जैसे बन रहा है तो इससे जितने भी घर प्रभावित होंगे उन लोगों का पुनर्वास होना चाहिए। आखिर भी अपने घर, मान लो ठीक है छोड़ रहे हैं, अपने घरों का त्याग दे रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तो खत्म नहीं हो रही, तो उन सभी लोगों का पुनर्वास होना चाहिए। जो तीसरी अहम बात थी विरोधियों द्वारा कही गई कि ये क्योंकि इतना बड़ा फैसला है, इतने बड़े बांध बन रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ये फैसला लिए जाने से पहले जो स्थानीय लोग हैं उनसे सलाह मशवरा, उनसे बातचीत कर लेनी चाहिए कि उनके मन में क्या बातें हैं या उनके हिसाब से क्या सही है या क्या गलत है, ठीक है। अब देखो समर्थकों का क्या तर्क था, क्योंकि हमने विरोधियों का तर्क सुना तो हमें समर्थकों का भी तर्क सुनना था। तो समर्थकों का ये तर्क था कि ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं विकास में या बांध बनाए जाने में, भारत के विकास में ये बहुत बड़ी बाधा बन के आ रहा है और इस आंदोलन को रोकना होगा, क्योंकि अब इस बांध को बनाने का जो कार्यक्रम है इसको अब बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बंद करना नामुमकिन या असंभव है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर पैसा खर्च हो चुका है। और साथ ही ये कहा गया कि इससे विकास होगा, इससे जो आम समस्याएं, जो कि मैंने जब पहले बताया कि बाढ़ की समस्या या सूखे की समस्या, सिंचाई की समस्या, ये सभी समस्याएं खत्म हो जानी थी, लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा था, इतने लोगों को अपने घरों की कुर्बानी देनी पड़ रही थी। तो इसीलिए ये आंदोलन लंबा चला और काफी बड़े पैमाने पर चला और सरकार को अंत में 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनानी पड़ी और उसके तहत ये कहा गया, न्यायपालिका और सरकार दोनों ने कहा गया कि जो भी इससे प्रभावित होगी जनता, उसका पुनर्वास किया जाएगा। विद्यार्थियों, इस जन आंदोलन की कड़ी में अभी तक हमने इतने सारे आंदोलन पढ़े। अब जो हमारा आखिरी जन आंदोलन है वो है सूचना के अधिकार का जन आंदोलन। अब सूचना का अधिकार क्या होता है ये सब आपने अपनी पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा।
जैसा कि जानते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत ये कहा गया है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस अधिकार के तहत आप उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अधिकार इतने आसानी से हमें नहीं मिल गया। इस अधिकार के पीछे एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, एक कड़ा आंदोलन करना पड़ा, एक कड़ी मांग करनी पड़ी सरकार से, जिसके बाद हमें ये अधिकार मिला। तो आइए जानते हैं कि इस सूचना के अधिकार का आंदोलन के पीछे की कहानी क्या है। तो जो ये सूचना के अधिकार का आंदोलन था, ये शुरुआत हुआ MKSS द्वारा 1990 में। MKSS मतलब मजदूर किसान शक्ति संगठन। हम फिर से बोलेंगे, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत 1990 में MKSS यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा की गई। राजस्थान के मजदूरों को इस संगठन के हिसाब से राजस्थान के मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलने में कुछ घोटाला लग रहा था। मतलब उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मजदूरों को जो मजदूरी मिल रही है उसमें कुछ गड़बड़ है। मतलब कि वे जो सरकारी काम कर रहे हैं, जैसे मान लो स्कूल बना रहे हैं और आपका बांध बना रहे हैं या कोई भी इमारत बना रहे हैं, तो उसके लिए जो उनके काम के बदले जो उनको मजदूरी मिल रही थी, वो उस मजदूरी में कुछ घोटाला था, या उन्हें इस संगठन के मुताबिक उन मजदूरों को उनके हिस्से की मजदूरी नहीं मिल रही थी। तो MKSS ने एक आंदोलन चलाया, जिसके तहत उन्होंने सरकार से मांग की कि जो मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल रही है, इसका सार्वजनिक खुलासा होना चाहिए। मतलब कि इसको सार्वजनिक रूप में सरकार बताए कि किस मजदूर को किस काम के लिए कितनी मजदूरी मिल रही है। ये नियम के विरुद्ध था, या यूं कहो ये कानून के विरुद्ध था। सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन क्योंकि ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले चुका था, एक बड़े मंच पर चल रहा था, तो सरकार को दबाव में आकर ये आप कह सकते हैं संविधान में संशोधन करना पड़ा। और उस संशोधन के हिसाब से ये नियम बनाया गया कि मजदूरों को पंचायतों के दस्तावेज की प्रति मिलेगी। मतलब उन्हें जो अटेस्टेड कॉपी है, जो उसकी जो ओरिजिनल का जो प्रति कॉपी है, जो कॉपी है या जो फोटो कॉपी है या जो अटेस्टेड कॉपी, जो भी आप समझ लें, वो मिलेगी, ठीक है। तो इस MKSS ने क्या किया, 1996 में दिल्ली में एक बहुत बड़ी, या यूं कहो एक विशाल रैली निकाली, जिससे वे इस सूचना के अधिकार को लोगों के बारे में जानकारी दिए। उन्होंने इस रैली के तहत अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों को इस अधिकार के बारे में जानकारी दी। अब 2004 में क्योंकि इस आंदोलन के आगे सरकार झुक चुकी थी, सरकार ने अपने कानून में बदलाव ला दिए थे, तो सरकार ने एक नया विधेयक पास किया, जिसका नाम था इसका नाम था सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन ये विधेयक कमजोर पड़ा, ये उनके जो मांगे थी उनके हिसाब से, उससे हिसाब से काम नहीं पड़ा। तो सन 2004 में सूचना के अधिकार नाम का एक विधेयक पास हुआ, जिसको 2005 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और ये एक कानून बना। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी विधायक कानून बनने के पहले उसके हमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। तो 2005 में इस विधेयक को पास करने के बाद 2005 में राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल गई, तो सूचना का अधिकार नाम का एक कानून बना और आज इस कानून का उपयोग कोई भी भारतीय करने को में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। विद्यार्थियों, अभी तक इस जन आंदोलन की कड़ी में हमने कई सारे जन आंदोलनों के बारे में पढ़ा, हम कई सारे जन आंदोलनों के बारे में जाने और उनसे जुड़े हुए हर उस सामाजिक समस्या के बारे में भी पढ़े जिसके लिए ही ये जन आंदोलन किए गए थे। अब जो आखिरी चीज़ मैं आपको इस पूरे चैप्टर की आखिरी विषय जो मैं आप बताने जा रही हूँ, वो है जन आंदोलन के सबक। मतलब कि इन जन आंदोलनों से हम क्या सीखते हैं, ये हमें क्या सिखाते हैं, ये क्या दर्शाना चाहते हैं। तो देखो, जन आंदोलन परेशानी उत्पन्न करते हैं,
परेशानी खड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी जन आंदोलनों को समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। जन आंदोलन समाधान का प्रतीक होते हैं। इनसे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकलता है, इससे सल्यूशन निकलता है, रास्ता निकलता है कि कैसे हम बड़ी बड़ी समस्याओं का रास्ता निकालें। जन आंदोलन से मानव जीवन प्रभावित होता है, रैलियां की जाती हैं, हड़ताल किए जाते हैं, तो लेकिन इन सबसे आपका जीवन जो है, एक मानव जीवन प्रभावित होता है। लेकिन जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बातें, अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। अब देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये हम सब जानते हैं। भारत एक बड़ा, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसमें हर किसी को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, या यूं कहो हर कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं रह सकता। अब जैसे आपको कुछ समस्या है, तो क्या आप अपनी बात रखेंगे और क्या आपकी बातों को तुरंत सुन लिया जाएगा? जी नहीं। वहीं अगर आप मान लो कोई बड़ा आंदोलन करते हैं, कोई रैली निकालते हैं, कोई हड़ताल करते हैं, तो सूचना सरकार तक जाएगी कि उस एरिया में एक आंदोलन शुरू किया गया है, या कोई हड़ताल चालू है, या कोई रैली चालू है, तो सरकार आपकी समस्या सुनेगी, सरकार आपकी समस्या जानने की कोशिश करेगी कि आखिर आपकी क्या मांगे हैं, आपको क्या समस्या है, फिर उस हिसाब से उसका नतीजा या उसका समाधान ढूंढेगी। तो ये लोकतांत्रिक देश में जन आंदोलन की एक मुख्य भूमिका होती है। इससे जनता और सरकार के बीच में संपर्क बैठता है, इससे जनता अपनी समस्या सरकार को सुनाती है, और साथ ही साथ सरकार को भी ये फायदा होता है कि वो जनता को जाने, जनता को समझे, जनता की परेशानियों को जाने, उनकी समस्याओं को जाने, या समाज में क्या क्या गलत काम हो रहे हैं, क्या कुरीतियां हो रही हैं, इन सब के बारे में जनता को पता चले। और कैसे पता चलता है? इसका एक ही माध्यम है, वो है जन आंदोलन। ठीक है, तो जन आंदोलन, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, कभी इसको एक किसी भी समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये एक समाधान है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।